अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मलिक आकिब हजूर है और इस चैनल पर हम लॉ को सीखते हैं, पढ़ते और समझते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो से हम एक न्यू सीरीज का आगाज करने लगे हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लॉ गैट का टेस्ट होता है उसकी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगे हैं। अभी आपको पता है कि रिसेंटली लॉ गैट टेस्ट अनाउंस हुआ है, कल ही गैट टेस्ट अनाउंस हुआ है। तो आज की इस वीडियो से हम लोग अपनी सीरीज को शुरू करने लगे हैं और एट द एंड ऑफ डे हम लॉ गैट टेस्ट होने से एक हफ्ता पहले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी सीरीज को कंक्लूड कर लें। तो लॉ गैट के अंदर जो भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जो भी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कौन से आपको जो है बेरक्स का पता होना चाहिए, कैसे उसको पढ़ना है, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी टीम का एक्सपीरियंस, वो सारी चीजें इस वीडियोस के अंदर, इस सीरीज के अंदर हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ। आज की इस वीडियो से हम लीगल एथिक्स का जो सब्जेक्ट है वो शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली जो लीगल एथिक्स का सब्जेक्ट है वो 10 मार्क्स का जो है आपके पास लॉ गैट के अंदर आता है। और मेरी आपको सजेशन यही है, मैंने अपने टाइम पर भी इसी तरह से किया था, मेरे कोलीग्स ने भी इसी तरह से किया था, और आपके लिए बेस्ट जो ऑप्शंस है या बेस्ट आपके सजेशन है आपके लिए वो यही है कि जब आपके सामने लॉ गैट का पेपर आएगा, लास्ट में 91 एमसीक्यू से लेकर 100 एमसीक्यू तक आपके पास लीगल एथिक्स का पोर्शन होगा। तो सबसे पहले आपने लीगल एथिक्स के ही एमसीक्यूज आपने करने हैं, क्योंकि ये 10 मार्क्स की इसकी वेटेज अगर देखते हैं तो 10 मार्क्स की है, पीपीसी की भी 10 मार्क्स की वेटेज है। मगर हम दोनों के अगर कंपैरिजन करते हैं, दोनों की हम देखते हैं डिफिकल्टी लेवल देखते हैं, तो पीपीसी का सिलेबस भी ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा कंज्यूम करता है। उसकी बनिस्बत अगर हम लोग देखते हैं लीगल एथिक्स देखते हैं तो ये टोटल 42 आपके रूल्स हैं जो कि आपने इनको क्रैम करना है, याद करना है। किस नेचर के क्वेश्चंस आते हैं? अब 10 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं 42 रूल्स में से, यानी कि 40 में से आपको उसने 10 एमसीक्यूज देने हैं इन 40 रूल्स के अंदर। और कोई भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें हैं। मैं आज की इस वीडियो के अंदर जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरह से, वो मैं यहां पर आपको शो भी कर देता हूं कि ये हमने इसके अंदर जो है आपके साथ एक रूल नंबर यहां पर शेयर कर दिया। उसके अलावा हमने ये शॉर्ट हेडिंग ऐड की है। वीडियो के एंड के अंदर या लेक्चर के साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ साथ हर स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। और आपने एक काम करना है, आपने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है जिसके अंदर सिर्फ आप होंगे, आपके अलावा और कोई नहीं होगा। उसके अंदर जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूं या किसी और रिसोर्स से भी आप लोग अगर कंसल्ट कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स जो आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोग पढ़ते हैं तो वो आपने वहां पर डालते जाना है। एट द एंड ऑफ डे अगर आप लोग उसको रिवीजन करने के लिए बैठे हुए हैं या लास्ट वीक के अंदर आपने उसको रिवाइज करना है तो पूरे सिलेबस को आप लोग फिर से नहीं पढ़ सकते। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगर आपने मेरा लेक्चर अटेंड किया है या किसी भी और रिसोर्स से अगर आप कंसल्ट कर रहे हैं तो वो स्क्रीनशॉट्स का क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट्स लेना है। स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद उस ग्रुप के अंदर अगर उसको क्रॉप करना है, क्रॉप करके आप डाल देंगे और नीचे आप मेंशन कर देंगे कि ये किस सब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल आज की इस वीडियो के अंदर 7 से 8 अगर स्लाइड्स हैं तो वो स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने वहां पर सेंड कर देना है और नीचे लिख देना है लीगल एथिक्स, कंप्लीट लीगल एथिक्स। तो ये आपको क्या करेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा अगर आपने उसको एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ टाइम आपने अगर उसकी रिवीजन करनी है, उसके अंदर आपको हेल्पफुल रहे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो जितनी भी लॉ गैट की प्रिपरेशन के हवाले से जो भी मटेरियल वगैरह होगा या कोई भी डिस्कशन होगी, कोई कंफ्यूजन होगी तो आप लोग वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 10 मार्क्स का हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले लीगल एथिक्स को कवर करना है। 10 मार्क्स की आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमने करनी है सीपीसी के लेक्चर जो है। अच्छा, हमने हमारी पढ़ाने की जो टेक्निक है या जिस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं, सबसे पहले किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं। वीडियो लेक्चर्स एक तो आपको यहाँ पर स्लाइड्स के थ्रू जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं लाइट बोर्ड्स यूज़ करते हैं, लाइट बोर्ड्स के अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ करते हैं। तो उस तरह के लेक्चर्स आपके सामने आएंगे। तो एक सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर मिलेगा। उसके बाद कल मैं इस चैनल के ऊपर आपके साथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के या 100 एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। तो ये आपने एक बार देखना है, इंशाल्लाह आपका लॉ गैट के अंदर 80+ स्कोर आएंगे। और अगर नहीं आते तो इस प्रिपरेशन के बाद भी अगर आप इतना टाइम जितना मैं आपसे रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, अगर उसके बाद अगर आपके मार्क्स नहीं आते तो ये हैरत होगी और हैरानगी की बात होगी। अदरवाइज इस तरह से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 80+ स्कोर आएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इसके बाद सबसे पहले लीगल एथिक्स करना है। लीगल एथिक्स करने के बाद हमने सीपीसी करनी है। सीपीसी की टोटल अगर हम मार्क्स की वेटेज देखते हैं तो 20 मार्क्स की है। तो अगर हम इसका सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस उसी तरह से बड़ा लिमिटेड है। 20 से 22 आपके पास जो है वहां पर आपके पास दिए गए हैं, सेक्शंस दिए गए हैं। एक आपने वो सेक्शंस को करना है, उसके अलावा जो वहां पर हमारे पास ऑर्डर्स दिए गए हैं वो हम करेंगे। सीपीसी करने के बाद हम लोग करेंगे क्यूएसओ। क्यूएसओ कंप्लीट है, ये भी 20 मार्क्स की है।
तो ये भी हम लोग कर लेंगे। तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर जो है आपका इस जगह से कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये हमारा प्राइमरी फोकस है और इंशाल्लाह विद इन अ वीक हम लोग ये 50 मार्क्स का अपना जो सिलेबस है वो हम लोगों ने कवर करना है। साथ में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप लॉग एड के सिलेबस को देखते हैं, लॉग एड का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है जितना इसका होना चाहिए था। कंपैरेटिवली मैं लैट भी पढ़ाता हूँ, लॉ एडमिशन टेस्ट की भी प्रिपरेशन करता हूँ, मेरा इदारा करता है, पिछले 4.5 साल से लैट टेस्ट के लिए ट्रेन कर रहे हैं और पिछले 1 साल से लॉग एड के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा इदारा इसके ऊपर काम कर रहा था। तो अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो लैट का सिलेबस मुश्किल है। गैट का मुश्किल मैं क्यों नहीं कह रहा या क्यों इसका लेंथ ही नहीं कह रहा, क्योंकि इसका सिलेबस आपको बता दिया गया है कि आपका अगर पेपर बनना है तो इन लॉस के अंदर से बनना है, उसके अंदर इतने सेक्शंस होंगे, इतने उसके अंदर हमने बेरेक्ट्स ऐड किए हुए, तो ये कंपैरेटिवली इसकी प्रिपरेशन करना आसान है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल इसके रूल्स जो हैं वो 42 रूल्स हैं जो कि आपने याद करने हैं। अब उन रूल्स के अंदर से 42 रूल्स हैं और अभी तक 7 से 8 या 10 तकरीबन लॉग एड के टेस्ट हो चुके हैं। अगर हम उन्हीं एमसीक्यूज को भी देखते हैं तो हमारे सामने आ जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास बन जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है या एग्जामिनर किस तरह से उसे घुमा फिरा कर क्वेश्चंस बना सकता है। तो मैं और मेरे कोलीग्स पिछले 1.5 साल से हम इसी लॉग एड के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लॉग एड के अंदर एक तो आपका सिलेबस जो है वो शॉर्ट है, शॉर्ट होने के अलावा इसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है, एक एमसीक्यू है, एक एमसीक्यू को घुमा फिरा कर या एक बेरेक्ट को घुमा फिरा कर उसमें कितने एमसीक्यूज टोटल बन सकते हैं, तो वो जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे एमसीक्यूज लॉग एड बुक के अंदर हम लोगों ने कवर कर दी हैं। अगर आप लॉग एड बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करके लॉग एड की बुक को ले सकते हैं। इसके अंदर जो एडिशनल फीचर्स आपको मिलेंगे, अगर आप देखते हैं मार्केट के अंदर इस वक्त 10,000 से लेकर 25,000 तक लॉग एड के लिए चार्ज किया जा रहा है, मगर हमने इसके अंदर एक QR कोड को ऐड किया है। QR कोड की वजह से एक कंप्लीट लॉग एड की जो सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलेगी। सिंपली आपने स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद आप एक वीडियो सीरीज की आपको एक्सेस मिल जाएगी। तो वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स का इन अ सेंस आपके सामने बेरेक्ट्स भी होंगे, बेरेक्ट्स के अलावा जितने एमसीक्यूज की प्रोबेबिलिटी है वो एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा पास पेपर के अंदर जितने क्वेश्चन आए हुए वो भी सारे उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो अगर आप इस लॉग एड की बुक से प्रिपरेशन करते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इससे हटकर कोई पेपर बने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बुक से आपकी कंप्लीट लॉग एड टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं लीगल एथिक्स के अपने मेन टॉपिक की तरफ, मेन सब्जेक्ट की तरफ कि हमने इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये हमारे पास है चैप्टर 12। चैप्टर 12 के अंदर उसने मजीद कुछ सब चैप्टर्स दे दी हैं आपके सामने। ये चैप्टर ए उसने दिया है, इसने ये बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी दिया है। ये 4 उसने सब आपके सामने चैप्टर्स दे दिए हैं जिसके अंदर डिफरेंट रूल्स उसने ऐड किए हैं। बेसिकली कैनन्स ऑफ लीगल एथिक्स जो है वो आपको बताता है कि आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं, एक वकील की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए सोसाइटी के अंदर। अगर उसको रहना है तो सोसाइटी के अंदर रहने के उसके अंदर क्या एटिकेट्स उसके अंदर होने चाहिए, उसका कंडक्ट किस तरह से होना चाहिए डिफरेंट वकीलों के साथ, उसके अलावा उसके क्लाइंट्स के साथ उसका कंडक्ट किस तरह से होना चाहिए, उसका कंडक्ट कोर्ट की तरफ किस तरह से होना चाहिए, उसके अलावा जनरल पब्लिक की तरफ उसका जो उसका कंडक्ट है वो किस तरह से होना चाहिए। तो बेसिकली इसके अंदर आपके सामने जो है 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि वकील को क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। तो जो काम उसने करना है वो शैल आएगा, जो काम उसने नहीं करना वो आएगा शैल नॉट। तो ये 2 प्रोबेबिलिटीज ही हो सकते हैं। इन 2 नेचर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि वकील कौन सा काम कर सकता है और कौन सा काम नहीं कर सकता। तो इस हवाले से मैंने आपके साथ बताया कि ये 4 चैप्टर्स हैं, 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 4 डिफरेंट ऐसी जगह होती हैं जहां पर आप एज अ प्रोफेशनल वहां पर अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कंडक्ट विद एडवोकेट्स है तो इस हवाले से अगर आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है तो किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है कि इसके अंदर रूल कहां से शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये बेसिकली 134 से लेकर 144 तक रूल नंबर ये रूल्स हैं कि आपने किस तरह से डिफरेंट एडवोकेट्स जो आपकी बार के अंदर मौजूद हैं उनके साथ ये रूल नंबर जो हैं ये डील करते हैं। इन रूल्स के अंदर बताया गया है कि आपने आपका जो प्रोफेशनल कंडक्ट है डिफरेंट एडवोकेट्स के साथ वो किस तरह से होना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ ये जो इसके रूल्स बनते हैं वो बनते हैं 11। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से इसके जो टोटल रूल्स बनते हैं क्लाइंट्स के साथ जो आपका बिहेवियर होगा या प्रोफेशनल बिहेवियर होगा इसके लिए 14 रूल्स टोटल बनते हैं। कोर्ट के साथ जो आपका बनता है उसके लिए टोटल रूल्स 9 बनते हैं और इसके लिए 8 बनते हैं। तो इन सारों को टोटल भी करेंगे तो ये 42 रूल्स बनते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि ये 42 रूल्स जो है हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अब हम लोग देखते हैं बेरेक्ट को कि बेरेक्ट की आपने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। ये हमारे सामने इसका पहला चैप्टर मौजूद है जिसके अंदर आपने देखना है कि एक वकील का दूसरे वकीलों के साथ किस तरह से उसका कंडक्ट होना चाहिए, किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए। तो
इसके अंदर मैंने एडिशनल जो चीज़ ऐड की है, जो ये सारे के सारे बेस एक्ट्स मैंने कहाँ से लिए हैं, आप ये बेस एक्ट मैंने लिया है कैनन्स ऑफ लीगल एथिक्स से, और उसके अंदर मैंने इसकी शॉर्ट समरी इसकी बनाकर इसके अंदर ऐड कर दी, और उसके अलावा भी मैंने एक हेडिंग्स ऐड की हैं। अगर आप इन हेडिंग्स को सिर्फ आपके सामने रूल नंबर आए और रूल नंबर के बाद आपके जहन के अंदर आ जाएगा कि इसकी हेडिंग क्या है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं, अगर आपको क्रैम भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है, आपको इसको क्रैम कर लेना चाहिए, तो ये आपके जहन में आएगा, आपको पता होगा इस रूल के अंदर क्या बात की गई है। जो पहला रूल हमारे सामने मौजूद है वो है डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन। तो ये एमसीक्यूज अगर आप देखेंगे पास पेपर के अंदर 5 से 7 बार ये एमसीक्यू पूछा गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके अंदर बेसिकली 2 बातें हैं। पहली बात क्या है कि आपने अपने वकार के अंदर और अपने प्रोफेशन के वकार के अंदर, इज्जत के अंदर कोई भी किसी भी किस्म का आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन एंड डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ एज अ मेंबर, उसकी अपनी डिग्निटी और उसकी प्रोफेशन की डिग्निटी और वकार के खिलाफ कोई भी वो काम नहीं करेगा। दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास मौजूद है रूल नंबर 135। रूल नंबर 135 क्या कहता है? एम्प्लॉयमेंट आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं ले सकते। कोई भी वकील अगर वो बार के अंदर बैठा हुआ है, उसके पास केसेस नहीं है, तो क्या वो बिल बोर्ड के ऊपर अपना बैनर्स लगवा सकता है? क्या वो टीवी के ऊपर इश्तिहार लगा सकता है कि मुझे केस चाहिए, या मैं इस प्रोफेशन के अंदर मैं कॉर्पोरेट वकील बहुत अच्छा हूँ, या मैं क्रिमिनल लॉयर बहुत अच्छा हूँ? तो आप लोग अमेरिका के अंदर तो ये चीज़ अलाउ है, इसके अंदर बरतानिया के अंदर ये चीज़ अलाउ है, मगर पाकिस्तान के अंदर इस तरह से अलाउ नहीं है। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए आपको सर्टेन रूल्स बताए गए हैं कि आप उसके लिए या तो अपने कार्ड छपवा सकते हैं, कार्ड के ऊपर आप बता सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस, अपना नाम लिख सकते हैं, या किसी भी करंट आप पब्लिक ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, एज अ प्रोसिक्यूटर कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर आप लोग लिख सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इस तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। रूल नंबर 136 हमें कहता है कि कोई भी वकील ये काम नहीं करेगा कि उसके पास अगर केसेस नहीं आ रहे तो वो अपने टाउट वहां पर हायर कर ले। टाउटिज्म इसको क्या कहते हैं? बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर हम रीड करते हैं, एन एडवोकेट शैल नॉट एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू सोलिसिट और ऑब्टेन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखते हैं ये जितने भी हम लीगल एथिक्स के रूल्स पढ़ रहे हैं, और साथ में हम सिमिलरली अगर पैरेलल देखते हैं, आप कोर्ट के अंदर अगर आप लोग एज वहाँ पर जा रहे हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर के ऊपर जा रहे हैं, या वहाँ पर जो है अपनी अभी कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि ये सारे जितने भी रूल्स हैं वहाँ पर उसकी वायलेशन हो रही है। क्या होती है टाउटिज्म? बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर आप किसी वकील को या मुंशी आपके लिए अगर मुंशी केस लेकर आ रहा है, तो वो क्या कहता है कि वकील साहब मैं आपके लिए केस लेकर आऊँगा, आपने उसमें से मुझे हिस्सा देना है। या एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है वहाँ पर ब्लैक कोट और टाई लगाकर बैठा हुआ है, वकील नहीं है मगर वो केसेस लेकर आता है, वो कहता है वकील साहब मैं आपको केस दूंगा, उसमें से आपने मुझे हिस्सा देना है। तो इस तरह का जो बिहेवियर है वो वकालत की डिग्री के अंदर उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। उसको जो है कहा जाता है कि आपने ये जो आपकी ये जो कंडक्ट है ये मिसकंडक्ट के अंदर आता है, इस तरह से आपने ये कोई काम नहीं करना। रूल नंबर 137 हमें क्या कहता है? नो कम्युनिकेशन विद एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल, आप किसी केस के अंदर अदालत के अंदर पेश होते हैं, पिटिशनर साइड से अगर आप पेश होते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि दूसरी साइड का जो डिफेंडेंट साइड है उसका वकील वहां पर मौजूद नहीं है, मगर पार्टी वहां पर बैठी हुई है। आपके आर्बिट्रेशन करने लग जाते हैं, उससे बात करने लग जाते हैं कि यार तुम्हें मसला क्या है, मैं तुम्हारा मसला जो है हल करवा देता हूँ। तो ये जो है लीगल एथिक्स के खिलाफ है, मिसकंडक्ट के अंदर आता है कि उस वकील की मौजूदगी के अंदर अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप उसकी परमिशन से बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है, वकील साहब मौजूद नहीं है, तो उसके क्लाइंट के साथ आपने किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करनी। रूल नंबर 138 हमें क्या कहता है? नो आर्ग्यूमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल। अपोजिंग काउंसिल जो है, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि अगर आप पिटिशनर साइड के ऊपर गए बैठे हैं, आप अदालत के अंदर गए हैं, वहां पर आप जाते हैं, देखते हैं कि आपका केस लगा हुआ है मगर अपोजिंग काउंसिल वहां पर मौजूद नहीं है, आप वहां पर दलाइल देना शुरू कर दें, तो इस तरह के बिहेवियर को भी मना किया जाता है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए अपोजिंग काउंसिल जो है कि आपने इस केस के अंदर क्या बात की है और इस वक्त जो है जरा कर रहे हैं तो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, कौन से पॉइंट के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं। तो उसकी मौजूदगी के अंदर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लॉ क्या कहता है? इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेट विद और आर्ग्यू बिफोर और जज और जुडिशियल ऑफिस शैल नॉट। देखें वही बात आ गई, शैल और शैल नॉट की बात आ गई कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ अपोजिंग काउंसिल है तो आपने उसकी एब्सेंस के अंदर किसी भी जज के सामने पेश नहीं होना। हाँ, ये रूल वहां पर इसके अंदर एक्सेप्शन आ गई है। एक्सेप्शन इसके अंदर क्या है कि अगर आप वहां पर कोई केस इस तरह का है जिसके अंदर आप एक्स पार्टी के तौर के ऊपर, एक्स पार्टी हुआ कोई केस है और उस केस के अंदर आप अगर वहाँ पर पेश हो रहे हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप अपोजिंग काउंसिल वहाँ पर मौजूद हो या ना हो, तो एक्स पार्टी वाले केसेस के अंदर जो है आप वहाँ पर पेश हो सकते हैं। तो रूल नंबर 139 को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 139 क्या कहता है? बेसिकली देखें, अगर आपने QSO पढ़ी है तो QSO के अंदर कानून आपको ये राइट देता है, एज अ क्लाइंट आपको राइट देता है कि आप जितने मर्जी वकील करना चाहें। अगर आप एक वकील के साथ मुतमईन नहीं हैं तो आप और वकील कर सकते हैं, अपना केस वहाँ से लेकर किसी और वकील
वकील के पास जा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एक केस के अंदर आप मल्टीपल वकील जो है वो हायर कर सकते हैं। तो अगर कोई शख्स, आपको क्या कहता है लीगल एथिक्स क्या कहते हैं कि अगर किसी दूसरे वकील से केस उठाकर आपके पास आ रहा है तो आपका ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उससे पूछ रहे हैं कि आपने उस क्लाइंट के जो कोई रिमेनिंग ड्यूज हैं तो आपने वो क्लियर कर दिए नहीं कर दिए। अगर उसने वो ड्यूज क्लियर नहीं किए, आप चाहें तो वकील साहब से भी पूछ सकते हैं, अगर उसने उसकी वो ड्यूज क्लियर नहीं किए तब आपको केस नहीं लेना चाहिए। रूल नंबर 149 के बाद हमारे पास जो मौजूद है वो है रूल नंबर 140। रूल नंबर 140 क्या कहता है? क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। इसके अंदर सिंपल सी बात यह की गई है कि जो वहां पर क्लाइंट्स आ रहे हैं वो लिटिगेंट्स हैं, मुकदमा वो लड़ने आ रहे हैं, उनके दरमियान कोई भी लड़ाई है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी केस है, तो वो उन लिटिगेंट्स के दरमियान के अंदर रहने दें। आपने पर्सनल नहीं होना, ना अपने केस के साथ पर्सनल होना है, ना अपने पार्टी के साथ पर्सनल होना है, ना आपने जो है अपोजिंग काउंसिल के अगेंस्ट जो है पर्सनल हो जाना है। तो अगर इस तरह का आप रवैया रखेंगे तो अगर आप पर्सनल होंगे तो अपोजिंग जो पार्टीज होंगी वो आपके साथ भी पर्सनल हो जाएंगी और आपको किसी भी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। खास तौर के ऊपर अगर आप क्रिमिनल केसेस कर रहे हैं तो क्रिमिनल केसेस के अंदर पार्टीज फिर इसको पर्सनल भी लेके जा सकती हैं। तो आपने प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है डिफरेंट काउंसिल की तरफ और टुवर्ड्स कंडक्ट टुवर्ड्स ईच अदर और टुवर्ड्स द पार्टीज इन द केस। तो ये यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई केस आता है तो आपने प्रोफेशनल रहकर अपने केस को लड़ना है, वहां पर पर्सनल नहीं होना। अब हमारे सामने मौजूद है रूल नंबर 141। रूल नंबर 141 को अगर आप कंपेयर करें रूल नंबर 136 के अंदर, तो उसके अंदर तो कह रहा था कि अगर कोई शख्स आपके लिए केस लेकर आता है तो वो गलत है, आपने इस तरह से काम नहीं करना, और उसको मिसकंडक्ट के जुमरे के अंदर भी लेकर आ रहा था। मगर 141 के अंदर वो आपको कहता है कि आप डिवीजन ऑफ फीस कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ फीस करने के लिए यहां पर प्रिंसिपल दिया गया है कि आपने अगर काम को डिवाइड कर लिया है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार लिटिगेशन का पार्ट मैं देखूंगा, उसके अलावा केस के अंदर जो भी उसके अंदर प्रोसीडिंग्स होंगी उसको एग्जीक्यूट मैं करूंगा, वहां पर पेश तुमने होना है, वहां पर जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, एग्जामिनेशन कराना है वो तुम कराना। तो उसके अंदर डिफरेंट लॉयर्स के दरमियान अगर काम को वो डिवाइड कर लेते हैं तो वो अपनी फीस को भी इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, वो किसी भी किस्म का मिसकंडक्ट के जुमरे के अंदर नहीं आता। रूल नंबर 142 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 142 बात करता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बेसिकली क्या है? अभी आप लोग लॉ गाइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ गाइड के साथ आपने इंटीमेशन भी भेजा होगा। इंटीमेशन के बाद जब ये पीरियड कंप्लीट होता है तो आपको लाइसेंस इशू किया जाता है, उसके ऊपर लाइसेंस नंबर दिया गया होता है। तो वो बेसिकली आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि बार के अंदर कौन कब, रोल ऑफ एडवोकेट्स जो है कौन कब आकर इनरोल हुआ है। तो आपने उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो कोलीग्स हैं उनकी इज्जत करनी है, सीनियर्स की आपने इज्जत करनी है, जो जूनियर्स होंगे उसके तरफ आपने जो है हेल्पिंग आपने जो है एटीट्यूड रखना है और उनको सिखाने की नीयत से आपने देखना है। इसके अंदर ये आपने नहीं देखना कि एक शख्स की एज जो है वो 40 साल है मगर वो बार के अंदर जो है बाद में आकर अगर इनरोल होता है तो वो उससे जूनियर ही होगा जो उम्र में उससे कम है, मगर उसने बार के अंदर अपनी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर उसका नंबर जो है वो ऊपर है। रूल नंबर 143 के अंदर भी बेसिकली वही बात करता है कि आपका बिहेवियर जो डिफरेंट एडवोकेट्स के साथ है वो किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए। तो इसके अंदर बेसिकली दो बातें की गई हैं। बिहेवियर की बात अगर हो रही है तो दो चीजें इसके अंदर निकली हैं। तो जो सीनियर्स होंगे, सीनियर्स किस तरह का बिहेवियर रखेंगे, वो हेल्पफुल, यहाँ पर हेल्पफुल बिहेवियर उनका होगा जूनियर्स की तरफ, उनको सिखाने के लिए जो है उनका जो एटीट्यूड होगा वो हेल्पफुल एटीट्यूड होगा, और जो जूनियर्स होंगे उनका किस तरह का एटीट्यूड होगा सीनियर की तरफ, वो वहाँ पर रिस्पेक्टफुल होगा। तो सिंपल सी बात है, रिस्पेक्टफुल। जूनियर्स ने इज्जत करनी है और सीनियर्स ने सिखाना है। तो ये सिंपल सा रूल है, इसको आपने फॉलो करना है। रूल नंबर 144 हमें क्या कहता है? सीनियर विल लीड द केस। फॉर एग्जांपल आप लोग एक केस के अंदर गए हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे थे पीछे कि अगर क्लाइंट चाहता है तो क्लाइंट जो है एक से ज्यादा वहां पर जो है सीनियर वहां पर हायर कर सकता है, या इस तरह से भी हो सकता है कि एक ही अगर कोई फर्म है, एक फर्म के अंदर 7 से 8 वकील वहां पर मौजूद हैं या सीनियर उसके अंदर 2 से 3 हैं, तो वो वहां पर एक ही केस के अंदर वहां पर पेश हो रहे हैं। तो जो सीनियर होगा वो केस को लीड करेगा अनलेस और अनटिल सीनियर खुद कह दे कि मेरी प्रिपरेशन नहीं है या फिर मेरे अलावा मेरा जो जूनियर है वो आज इस केस को लीड करेगा। तो ये जो जनरल बिहेवियर होता है एडवोकेट का, एक वकील का दूसरे एडवोकेट की तरफ, तो ये आपका बिहेवियर है। ये 11 रूल्स थे, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको फॉलो कर लेना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक वकील का किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए क्लाइंट के साथ। अगर कोई क्लाइंट उसके पास आता है तो उसके साथ किस तरह का उसका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह का एटीट्यूड उसकी तरफ होना चाहिए। तो ये 145 से शुरू होता है और ये जाता है 158 तक। टोटल इसके 14 रूल्स हैं। तो इसके अंदर क्या चीजें डिस्कस की गई हैं वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमारे सामने मौजूद है रूल नंबर 145। रूल नंबर 145 क्या कहता है कि अगर आप किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी केस के अंदर, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर केस है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई भी इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट आपने काम नहीं करना, उसके
आपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, जिस क्लाइंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है। आपका फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटी है कि किसी भी किस्म के आपके क्लाइंट को, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब हमारे सामने मौजूद है रूल नंबर 146। रूल नंबर 146 बेसिकली बात करता है क्लाइंट्स के बारे में और फॉर्मर क्लाइंट्स के बारे में कि आपने कोई भी इस किस्म का केस नहीं लेना, कोई भी इंप्लॉयमेंट नहीं लेनी, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लेना जो कि आपके क्लाइंट के खिलाफ हो। क्लाइंट बेसिकली कौन सा होता है? दो तरह के क्लाइंट्स के बारे में बात की गई है। एक आपके करंट क्लाइंट के बारे में बात की गई है, एक आपके फॉर्मर क्लाइंट के बारे में बात की गई है कि अगर कोई शख्स आपका क्लाइंट रह चुका है और सेम केस के अंदर अगर कोई उसके अलावा केस आ रहा है, एडवर्स पार्टी उस वक्त कौन थी ये आपका मतलब नहीं है। अगर सेम केस के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक केस था, उसका फैसला हुआ, फैसला होने के बाद जब अपील हुई है, अपील के अंदर दूसरी पार्टी ने जो उस वक्त अपोजिंग पार्टी थी वो आपको आकर एज अ लॉयर आपको हायर करना चाहती है, तो आपने उसको मना कर देना है, आपने इग्नोर करना है, आपने कहना है कि मैं इसके अंदर पार्टी बनकर पेश नहीं हो सकता क्योंकि मैं ऑलरेडी जो पहली पार्टी थी, जो फॉर्मर मेरा क्लाइंट था, उसके इंटरेस्ट को यहां पर प्रोटेक्ट कर चुका हूं। रूल नंबर 147 बिल्कुल सिंपल है। रूल नंबर 147 क्या कहता है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, केस लेकर आता है, उसको तो नहीं पता बाहर किसका किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर कोई ऐसी पार्टी के खिलाफ आपके पास केस लेकर आता है जिसका आपके साथ कोई रिलेशनशिप है, आपका दोस्त है, कजन है, रिश्तेदार है, तो आपने बता देना, या तो आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, आपने वो प्रोजेक्ट उठाना नहीं है, उसको उस केस को लड़ना नहीं है। अगर वो केस आपने लड़ना है तो उसको बता देना कि यार वो मेरा दोस्त है या मेरा कज़न है, मगर मैं बिल्कुल प्रोफेशनल रहूँगा। अगर आप ये चीज़ उसे बताना चाहते हैं तो बता दें, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं बताना, इसको डिस्क्लोज नहीं करना, तो आप वो वाला केस ना लें क्योंकि इसके अंदर फिर मिसकंडक्ट आ जाएगा। आप उसके अंदर इम्पार्शलिटी इसके अंदर क्योंकि ऐड हो जाएगी, आप ना चाहते हुए भी जो आपका दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, जिसके साथ भी आपका रिलेशनशिप होगा, आप उसकी फेवर कर जाएंगे। इस वजह से आपको वो वाला केस नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो ये मिसकंडक्ट के जुमरे के अंदर आता है। रूल नंबर 148 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मगर इसको समझना मुश्किल नहीं है। रूल नंबर 148 बेसिकली क्या कहता है कि किसी भी वकील को कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। ये वाला रूल जो है 145 के अंदर भी बेसिकली आता था मगर हमने वहां पर डिस्कस नहीं किया था। अभी मैं आपको इसको तफसील के अंदर समझा देता हूं कि उसको क्यों मना किया गया है कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जहां पर आ जाए वहां पर आपने अपने आप को पेश नहीं करना। फॉर एग्जांपल कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी है आपके सामने पिटिशनर, दूसरी आपके सामने पार्टी है डिफेंडेंट। तो वो पिटिशनर की साइड से भी वहां पर पेश हो रहा है एज अ वकील, डिफेंडेंट की साइड से भी पेश हो रहा है। आपको तो नहीं पता ना कि आपने बेसिकली जाकर केस देना है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको मिसाल दूं कि किस तरह से कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को जाकर वो प्रेजेंट कर सकता है। अदालत के अंदर एक शख्स चलता हुआ आया और उसने देखा कि वकील साहब का चैम्बर है, अंदर चला गया चैम्बर के अंदर। उसने कहा कि वकील साहब मैं एक गाड़ी के अंदर भावलपुर से लाहौर में सफ़र कर रहा था, रास्ते के अंदर मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरा गाड़ी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मगर उसके अंदर कुछ फॉल्ट था इंश्योरेंस कंपनी का या कोई भी आप गाड़ी का कह सकते हैं, गाड़ी का फॉल्ट था या किसी भी किस्म का वो फॉल्ट वहां पर कहता है, जिसकी वजह से उसका एक तो माली नुकसान हुआ है, गाड़ी उसकी काफ़ी सारी डैमेज हो गई है, उसके अलावा उसकी टांग के ऊपर या उसको जो जख्म वगैरह आए हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस जो उसके हुए हैं, वो कहता है मुझे इस कंपनी से लेकर दें। अगर हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल साथ में डिस्कस कर रहे हैं, एक तो वो उस कंपनी जो कार बनाने वाली कंपनी है, कार बनाने वाली कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकता है, या अगर उसका कोई इस तरह से जानी नुकसान नहीं हुआ जिसके अंदर वो जख्मी वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ उसकी गाड़ी का नुकसान हुआ और वहां पर वो इंश्योरेंस कंपनी जिसके अंदर वो इंश्योर्ड थी उससे वो पैसे लेना चाहता है, तो वो कहता है इसके खिलाफ मैं केस करना चाहता हूं कि 10 से 15 लाख रुपए मेरा बनता है, मुझे लेकर दें। वकील साहब कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा एज अ कौंसल बनकर इस केस के अंदर मैं वहां पर पार्टी बनकर वहां पर जो है पेश हो जाऊंगा। तो आप वहां पर देखते हैं कि दूसरी साइड के ऊपर जो वहां पर कंपनी थी, उस कंपनी की तरफ से भी वही जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसकी तरफ से भी वही कौंसल जो है वहां पर पेश हो रहा है। तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। अब वो कौन सा इंटरेस्ट जो है उसको वहां पर प्रोटेक्ट करेगा, या तो वो डिफेंडेंट की साइड का करेगा या पिटिशनर की साइड का करेगा। और इसको इस तरह से अगर हम ब्रॉडर सेंस के अंदर देखते हैं तो उसकी तो जॉब पक्की है इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, तो इंश्योरेंस कंपनी को बचाने के लिए जो उसके पास पिटिशनर की तरफ से केस आया हुआ है जिसका नुकसान हुआ है, तो वो उसको उसके राइट्स की इन्फ्रिंजमेंट यहाँ पर हो सकती है। इस वजह से कहा गया है कि किसी भी ऐसे केस के अंदर आपने रिप्रेजेंट नहीं होना जो कि कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो तो आपने वहाँ पर पेश नहीं होना। रूल नंबर 149 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 149 को हम डाइवर्सिटी के साथ देख सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आप जिस प्रॉपर्टी को
जिस प्रॉपर्टी का केस वहां पर लड़ रहे हैं, जिसके लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर पार्टी को, तो आपने उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने वो परचेज नहीं करनी, ना वो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ना होली ना पार्टली। आपने पार्शियल भी वो प्रॉपर्टी जो है वो पे नहीं परचेज नहीं करनी। अगर वहां पर आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो वहां पर इम्पार्शियलिटी आ जाती है, वहां पर जस्टिस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस ऐसा है जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी अदालत कह देती है कि इसको जुडिशियल सेल करो, तो दूसरी पार्टी की तरफ से आप हो सकता है कि वहाँ पर मुदाखलत हो जाए और वहाँ पर आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके राइट्स की वहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट हो जाए या किसी भी किस्म की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो आपको कहा जाता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसके लिए केस लड़ रहे हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना आपने प्रॉपर्टी वो परचेज करनी है। शैल नॉट परचेज एनी प्रॉपर्टी एट अप्रोप्रिएट फॉर क्लियर और जुडिशियल सेल। इस तरह की कोई भी होती है तो आपने वो प्रॉपर्टी ना आपने होली आपने परचेज करनी है, ना पार्शली आपने परचेज करनी है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है रूल नंबर 150। रूल नंबर 150 दो तरह की बातें हमारे साथ करता है। बेसिकली वो कहता है कि आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आपने कॉमिंगल नहीं करना। कॉमिंगल बेसिकली क्या होता है, मिक्स करना होता है कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी मिक्स नहीं करना। ये वकील साहब को बेसिकली कहा जाता है कि आपने क्लाइंट की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपनी प्रॉपर्टी को मिक्स नहीं करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर आप दोनों के इंटरेस्ट सेम नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर बात की जा रही है, इसके अंदर एक्सेप्शन की बात की जा रही है कि फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह के भी केसेस होते हैं सिविल केसेस के अंदर, वहां पर कमीशन जो है वो मुकर्रर किए जाते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है फॉर एग्जांपल आपने एक आपका प्लाजा है, उस प्लाजे का जो है रेंट आपने कलेक्ट करना है और कमीशन के अंदर आपको बताया गया कि वकील साहब आपने वहां से रेंट कलेक्ट करना है, उसके अंदर से ये वाले पैसे हैं ये आपने निकाल कर जो है इधर दे देने हैं, बाकी पैसे जो आपने क्लाइंट को दे देने हैं। तो कोई भी जो पैसे वहां से आपको मिलेंगे वो कमीशन से या उस जगह से आपको जो भी पैसे मिलते हैं उस प्रॉपर्टी से, वो आपके पैसे नहीं है, आपके क्लाइंट के पैसे हैं, तो वो आपने उसको रिटर्न करना है। तो ये बात बेसिकली इसके अंदर की गई है। रूल नंबर 151 क्या कहता है? रूल नंबर 151 बेसिकली वकील साहब को कहता है कि आपने कोई भी इस तरह की एडवाइस नहीं देनी कि जिससे कमेंसमेंट ऑफ केस हो, जिससे केस को इनिशिएट किया जा सके, ना ही प्रोसिक्यूशन के अंदर ना ही डिफेंस के अंदर। आपने किसी को यह मशवरा नहीं देना कि यार यहाँ पर तेरे राइट्स की वायलेशन हुई है, तू केस कर, मैं तेरे वहाँ पर तेरी जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करूँगा, तुझे यहाँ से इतने पैसे मिल जाएंगे, ये तेरे राइट्स की वायलेशन हुई है। तो आपने किसी को नहीं कहना अनलेस और अनटिल अगर केस आपका अपना है, आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स का है, या कोई आकर आपको कहता है कि यार वकील साहब ये वाला जो मेरे राइट्स हैं इसकी वायलेशन हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप इस केस के अंदर मेरी नुमाइंदगी करें। तो इस तरह के अगर केसेस आते हैं वहां पर आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आपने खुद किसी को नहीं कहना कि आप ये वाला केस जो है वो इनिशिएट करें। रूल नंबर 152 क्या कहता है? रूल नंबर 152 भी यही कहता है कि आपने किसी को एडवाइस नहीं करना कि वो किसी भी किस्म की लॉ की वायलेशन करे। लॉ की वायलेशन के लिए आजकल अगर आप देखते हैं लॉ का प्रोफेशन इसलिए बदनाम भी है, उसके अंदर जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि यार जानी कोई मसला वगैरह नहीं है, तो ये काम कर दे, मैं तेरा भाई यहाँ पर मौजूद है कोर्ट के अंदर, मैं देख लूंगा, अगर तो किसी को मार रहा है, कोई किसी को उठा रहा है, तो ये काम अगर तूने करना तो कोई बेफिक्र होकर तू कर, अदालत के अंदर मैं मौजूद हूँ, तुझे मैं बचा लूंगा। तो आपने किसी को लॉ की वायलेशन के लिए आपने किसी को इनकरेज नहीं करना, किसी को नहीं कहना ताकि वो लॉ की वायलेशन कर सके। तो इस चीज़ को, इस एक्ट को आपने अवॉइड करना है। रूल नंबर 153 क्या कहता है? रूल नंबर 153 से सिमिलर चीज़ें जो है वो आगे भी आएंगी। इसके अंदर बेसिकली बात की जा रही है कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसका राइट है कि उसको डिफेंस दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके ऊपर केस है कि इसने कत्ल किया है, तो अगर जो शख्स कत्ल है आपके सामने हो सकता है कि स्टोरी की कोई भी साइड आ रही हो, तो उस साइड को सुनने के बाद जो है आपने किसी भी जो पार्टी आपके पास, कोई भी अक्यूज्ड पर्सन आपके पास आता है केस लेकर, तो आपने उसको प्रोफेशनल सर्विसेज अपनी देनी है, प्रोफेशनल आपने जो है अपनी ओपिनियन देनी है। कोई भी पर्सनल ओपिनियन की बेस के ऊपर उसका केस को नहीं लड़ना, क्योंकि वहां पर बाइसनेस आ जाएगी। अगर आप बाइस हो जाएंगे तो इम्पार्शलिटी आ जाएगी, इम्पार्शलिटी आ जाएगी तो वहां पर जस्टिस नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को कता नज़र आपने देखना है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है और कौन सा क्राइम के अंदर इसके ऊपर जो है अक्यूज्ड है ये पर्सन, और उसके खिलाफ मुझे केस लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, या जिसके खिलाफ केस आ रहा है यार वो तो बड़ा शरीफ इंसान था, इसने उसको मार दी है। तो आपने ये चीज़ नहीं देखनी, आपने वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है। आपको लॉ क्या कहता है, आपने फैक्ट्स एंड फिगर को देखना है, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप वहाँ पर जो है वहाँ पर विटनेस देंगे और जो भी केस की एग्जीक्यूशन होगी वो आपने देखनी है, मगर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है। आपकी पर्सनल ओपिनियन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 154 क्या कहता है? रूल नंबर 154 कहता है कि आपने अवॉइड
अवॉइड करना है ओवर चार्जिंग को। आपने ओवर चार्जिंग को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अदालत के अंदर आपके पास केस आया, कोई स्टे कराने के लिए आया, स्टे कराने के हवाले से अदालत के अंदर अगर आप देखते हैं 10,000 से लेकर 50,000 तक 1.5 लाख रुपए तक इसकी सर्विसेज के लिए डिफरेंट वकील, डिफरेंट एक्सपीरियंस वकील जो है वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो आपने देखना है किसी को ओवर चार्ज नहीं करना। तो 1.5 लाख रुपए तक इसकी मैक्सिमम फीस होती है स्टे लेने के लिए, या फिर इसकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस आ गया जिसके अंदर उसकी राइट की वायलेशन हो रही है और वो करोड़ों रुपए का केस है, तो उस हिसाब से आपने देखना है। अदरवाइज आपने ओवर चार्जिंग नहीं करना। ओवर चार्जिंग को उन्होंने कहा है कि आपने खास ख्याल रखना है। आपने देखना है इसके अंदर कुछ उन्होंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि आपने देखना है कि इसके अंदर आपकी सर्विसेज क्या क्या इन्वॉल्व होंगी। आपने वहां पर फिजिकली केस के अंदर जाना है नहीं जाना। उसके अलावा आपने देखना है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी के अंदर आपने इसके लिए केस के लिए जाना है। उसके अंदर आपकी सर्विसेज कौन सी लगेंगी, मेहनत आपकी कितनी लगेगी, उसके लिए कोई फीसिस वगैरह अगर हैं, तो ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए आपने उसको फीस बतानी है। इसके अंदर आपने ओवर चार्ज किसी क्लाइंट को नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 155 अब हमारे सामने मौजूद है। रूल नंबर 155 हमें क्या कहता है? कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग कंपनसेशन। तो हमने जो पीछे वाला 154 पढ़ा है उसके अंदर बात हो रही थी कि आपने किस तरह से ओवर चार्जिंग नहीं करनी, और आपने जो क्लाइंट को फीस बताई है, फीस जो आपने उसको बता दी है, उसको साथ में आपने ये भी बताना है कि मेरी फॉर एग्जांपल मेरी फीस 5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आप अभी दे दें, आपका केस चलेगा 3 महीने चलेगा, तो लाख रुपए आप करके जो अगले 3 महीनों के अंदर आप दे देंगे। तो आपने उसके साथ खुद ही सेटलमेंट कर लेनी है। ये नहीं होना कि आप जिस केस के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो केस खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसी के ऊपर एक केस कर देंगे इसने मेरे पैसे देने हैं। तो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल करना है, अपने प्रोफेशन का भी ख्याल करना है। तो इस तरह की कंपनसेशन के हवाले से कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लियर ये चीजें होनी चाहिए कि ये केस है, ये काम है, मैं इसके लिए इतना चार्ज करूंगा, इतने पैसे आपने देने हैं। रूल नंबर 156 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है 153 के अंदर। इसके अंदर वही बात हो रही है कि आपने अपना पर्सनल बिलीफ इसके अंदर नहीं घुसेड़ना कि क्लाइंट आपका इनोसेंट भी हो सकता है, इनोसेंट नहीं भी हो सकता। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपने केस को देखना है। आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी आपके ऊपर क्या चीज इंपोज कर रही है कि आपने स्ट्रिक्टली इस चीज के साथ लिमिटेड होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट का क्लाइंट क्या है। आपने अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को वहां पर प्रोटेक्ट करना है। आपके पर्सनल बिलीफ उसके अंदर नहीं आना चाहिए कि इसके ऊपर रेप का केस है, इसके ऊपर मर्डर का केस है या ड्रग्स का इसके ऊपर केस है। उस चीज के साथ आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपने उसको प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है, उसके बाद देखना है उसकी एग्जीक्यूशन क्या होती है और जज साहब इसके ऊपर फैसला क्या सुनाते हैं। पर्सनल बिलीफ के बुनियाद के ऊपर आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपका जो डिफेंस है, जो जिस क्लाइंट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके जो इंसाफ का मयार है, इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा ना हो सके। तो इस चीज को आपने अपने पर्सनल बिलीफ को साइड पे रखकर फिर उसका केस लड़ना है। रूल नंबर 157 अब हमारे सामने मौजूद है। रूल नंबर 157 क्या कहता है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसके अंदर वकील साहब खुद विटनेस पेश हो रहे हैं उस क्लाइंट के केस के अंदर, तो क्या वो वकील पेश हो सकता है? इसके अंदर सिंपली आपको बताया गया है कि कोई भी ऐसा केस है जिसके अंदर वकील साहब जो है खुद विटनेस पेश होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वो ट्रायल जो है वो छोड़ देना चाहिए और एज ए एडवोकेट वहाँ पर पेश नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल किसी भी केस के अंदर अगर वो वहाँ पर चश्मदीद गवाह हैं, तो अगर उन्होंने कत्ल होते हुए देखा है और वो केस भी खुद लड़ रहे हैं, तो इस तरह का उनको नहीं करना चाहिए, वो केस उनको नहीं लेना चाहिए। और उसके अंदर जहाँ पर खुद विटनेस है वो केस उन्होंने छोड़ देना है। यहाँ पर उन्होंने कुछ एक्सेप्शन बताई है, कोई फॉर्मल मैटर्स होते हैं जिसके अंदर अटेस्टेशन से रिलेटेड आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट हुआ है या आपके सामने कोई कस्टडी है, अगर छोटे मोटे मामला हैं उसके अंदर आप केस भी लेकर चल सकते हैं, साथ में आप उसके गवाही भी दे सकते हैं। मगर जिसके अंदर आप चश्मदीद गवाह हैं, कोई बड़ा केस है, तो उसके अंदर जो है आपको वो केस छोड़ देना चाहिए इखलाकी बुनियाद के ऊपर। रूल नंबर 158 इस चैप्टर का लास्ट रूल है। रूल नंबर 158 बेसिकली क्या कहता है कि इस चीज़ के अंदर कोई हार्म नहीं है कि अगर अपोजिंग काउंसिल पेश नहीं हो रहा और वो टाइम ले रहा है और आपके अगर फेयर ट्रायल के अंदर कोई मसला मसाइल नहीं हो रहा और कोई हार्म नहीं हो रहा डिफरेंट टाइम के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पर अपोजिंग काउंसिल जो है उसने रिटन स्टेटमेंट अपनी वहाँ पर देनी है, क्रॉस इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर करनी है, क्रॉस एग्जामिनेशन करनी है, या कोई भी मसला है, वकील साहब बीमार हैं, वकील साहब पेश नहीं हो सकते, वकील साहब का एक्सीडेंट हुआ है, तो अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए या फिर जो हमें पेशी दी जाए, तो उसके अंदर आपको रुकावट ना क्लाइंट को बनना चाहिए ना उसके वकील साहब को रुकावट बननी चाहिए कि नहीं आज ही ये केस जो है सुने, आज ही इसके ऊपर जजमेंट दें। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर कोई मसला मसाइल नहीं है तो टाइम एक्सटेंशन के अंदर आपको रुकावट नहीं बननी चाहिए। अब हमारे सामने मौजूद है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट जिसके अंदर हमने इसके रूल्स बेसिकली डिस्कस करना है कि एक वकील का क्या रवैया होना चाहिए, क्या उसका बिहेवियर होना चाहिए अदालत की तरफ, उसके क्या एटिकेट्स उसको सिखाते हैं, क्या बेसिकली रूल्स कहते हैं। तो ये
ये 159 से लेकर फर्दर आगे जाते हैं, टोटल ये 9 रूल्स हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या बात की गई है, एक वकील का जो रवैया है, रूल नंबर 159 के अंदर कह रहा है कि एक वकील का रवैया कोर्ट की तरफ किस तरह से होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। बेसिकली जब आप अदालतों के अंदर जाते हैं या चैम्बर के अंदर, आपका जो सीनियर होता है वो भी आपको बताता है कि अदालत के अंदर आपने अपना रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड वहाँ पर शो करना है। अदालत को हमेशा अपनी सबमिसिव पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए, अदालत का एहतराम करना चाहिए, अदालत में किस तरफ जाके ठहरना है, अदालत में बात किस तरह से करनी है। तो ये आपके सीनियर्स भी आपको सिखाते हैं बेसिकली आपका रवैया किस तरह से होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड आपका होना चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 160 क्या कहता है कि आपको अदालत का जो प्रोसेस है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अदालत ने आपका जो केस चल रहा है उसके अंदर किसी शख्स की टेस्टिमनी रिकॉर्ड करनी है या कोई भी वहाँ पर मटेरियल फैक्ट इस्टेब्लिश करना है, उसके अंदर आप रुकावट बन जाएं, या जिस शख्स ने वहाँ पर टेस्टिमनी के लिए आना है, एज अ विटनेस आना है, आप उसको कहें कि यार तुम यहाँ पर पेश ना हो, तो आपने जो इसका प्रोसेस ऑफ कोर्ट है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना। आपके लीगल एथिक्स आपको ये कहते हैं केस को चलने दें ताकि जो है इंसाफ तक पहुँचा जा सके। इसके बाद हमारे सामने मौजूद है रूल नंबर 161। रूल नंबर 161 बेसिकली क्या कहता है कि आपने जानबूझकर जज के सामने मिसकोट नहीं करनी चीजें। मिसकोट आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वहां पर विटनेस आकर अपनी टेस्टिमनी दे गया है, कोई आर्ग्यूमेंट किया है आपके अपोजिंग एडवोकेट ने, या कोई भी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स हैं वो किसी और सेंस के अंदर अगर बात की गई, आप इंटेंशनली आपको पता भी हो ये किस सेंस के अंदर बात की गई है, आप खाम खा के अंदर अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए, उस चीज़ के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, उसे ख़राब करने के लिए जो है इंटेंशनली मिसकोट करते हैं, तो आपको कहा गया है कि प्रोफेशनली आपका बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए कि आपने जानबूझकर इस तरह की हरकतें नहीं करनी। रूल नंबर 162 भी बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर आपको जनरल एथिक्स आपको बताए गए हैं कि आपने अगर कोई केस लड़ना है तो केस के लिए आपको ओपन कोर्ट के अंदर पेश होना चाहिए, ना कि प्राइवेटली आपने जज के साथ कम्युनिकेशन करनी है, शाम को उसके साथ बैठे हों या उसके चैम्बर के अंदर गए बैठे हों और उसके साथ जो कंटेंट्स हैं केस के वो डिस्कस करने लग जाएं। तो इस तरह का आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इससे इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे नहीं होते। इसके अंदर जो अपोजिंग पार्टी है उसको उसके जो राइट्स हैं उसकी यहाँ पर इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है, वायलेशन हो सकती है। इसलिए आपने जज के साथ जाकर प्राइवेटली अपनी कोई मेल मुलाकातें नहीं करनी। रूल नंबर 163 भी बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर है जिस तरह से हम लोग 153 और 157 के अंदर देख रहे थे कि प्राइमरी ड्यूटी वकील की क्या होनी चाहिए। जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के केसेस होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूशन से मुराद ये है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसके अंदर वकील साहब का बेसिकली उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। प्राइमरी ड्यूटी उसकी होनी चाहिए कि उसने देखना है कि जस्टिस जो है वहाँ पर फ्राहम किया जाना चाहिए। उसके अंदर जो उसकी पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसने ये देखना है कि ये जो बंदा है जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप प्रोसिक्यूटर हैं, सरकारी वकील हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि जिस बंदे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको मैंने कन्विक्ट कराना है, उसको सज़ा दिलानी है। आपने ये देखना है कि इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर ये गुनाहगार है तो इसको सज़ा मिले, अगर ये बेगुनाह है तो इसको सज़ा नहीं मिले और ये वहाँ से जो है एक्विट हो जाए। इसके बाद हमारे पास मौजूद है रूल नंबर 164। रूल नंबर 164 बेसिकली हमें क्या कहता है कि कोई भी पेंडिंग केस है उसके अंदर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस आपने नहीं करनी। आप वकील साहब हैं, बड़े काबिल वकील हैं, आपको एक न्यूज़पेपर जो कंपनी है उसने आपको हायर किया हुआ है और उसके अंदर आप एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं किसी भी पेंडिंग केस के अंदर और आप बता देते हैं कि इसके अंदर एंटीसिपेटेड इसके अंदर फैसला क्या आएगा, या आप अपनी तरफ से कोई राय दे देते हैं, या शाम को बैठकर किसी टॉक शो के अंदर आप बात करते हैं, तो उस टॉक शो की वजह से आप जो आपकी पर्सनल ओपिनियन है उसके अंदर एक तो आप आवाम के दिलों के अंदर आवाम की जहन साजी कर रहे होंगे कि ये केस इस तरह का है, इसके डिसीजन इस तरह से आना चाहिए। अगर उसके ऑपोजिट केस आते हैं तो इस वजह से जो आवाम के दिलों के अंदर नफरत पैदा हो सकती है अदालतों के लिए। तो इसलिए आपने जो है अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी। अदालत ने देखना है कि इस केस के अंदर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है खुद फैसला करेंगे। 165 के अंदर एक वकील को बताया गया है उसकी पॉलिटिकल उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल कंसिडरेशन अगर हो रही है तो उसको वो प्रिवेंट करना है। किस तरह का उसने प्रिवेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जो अदालतों के अंदर अगर आप हायर जुडिशरी के अंदर देखते हैं उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है तो आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपनी तरफ से एंडेवर करना है कि उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें ताकि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की बेस के ऊपर जजेस की अपॉइंटमेंट ना हो सके, उनकी सिलेक्शन ना हो सके। इससे क्योंकि जो रूल ऑफ लॉ है, राइट टू जस्टिस है, ये सारी चीज़ें जो है इससे वो हो सकती हैं, अफेक्ट हो सकती हैं। इस वजह से आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि ये चीज़ ना हो।
इसके बाद हमारे पास मौजूद है रूल नंबर 166। रूल नंबर 166 बेसिकली ड्यूटी इंपोज कर रहा है वकील साहब के ऊपर कि आपने अदालत के अंदर अपेयर होना है। अगर कोर्ट के अंदर आपका केस लगा हुआ है, आपने मैक्सिमम अपनी तरफ से कोशिश करनी है, या आपकी ड्यूटी है मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपने वहां पर पेश होना है ताकि वहां पर उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हो सकें। अगर आप नहीं आ सकते, कोई आपकी ऐसी मजबूरी है, तो आप कोशिश करें कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर दें, अपनी जो आपकी फर्म है किसी और वकील से रिक्वेस्ट कर दें, वो आपकी बिहाफ के ऊपर वहां पर जा सकता है, ताकि जो केस का जो टाइम फ्रेम है एक एक्स्ट्रा टाइम ना लगे और जो इंसाफ की फराहमी है वो बर वक्त हो सके। रूल नंबर 167 ये भी बिल्कुल सिंपल है। रूल नंबर 167 आपको क्या कहता है कि आपने किसी भी किस्म की जो ओपिनियंस हैं, आप एक केस के अंदर वहां पर पार्टी भी नहीं है, आप कौंसल भी नहीं है, आप चुप करके वहां पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर आपने अपनी ओपिनियंस, वॉलंटरी ओपिनियंस आपने जो है वो उस चीज से आपने रेफरेन करना है, उस चीज़ से अपने आप को रोकना है। आपने एक केस लगा हुआ है, वहाँ पर आप कहें नहीं ये चीज़ तो ऐसे है, ये लॉ इस बारे में इस तरह से कहता है। अदालत के अंदर वहाँ पर 20 वकील वहाँ पर मौजूद होते हैं, मगर अगर आपका उस केस के साथ कोई लेना देना नहीं है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, अपने आप को रोकना चाहिए। वहाँ पर अपनी पर्सनल ओपिनियन जो है आपने नहीं देनी। ये लॉ से रिलेटेड कोई भी ओपिनियन हो, अगर आप पार्टी नहीं है, कौंसल नहीं है, तो आपको उसके अंदर किसी भी किस्म की अपनी ओपिनियन नहीं देनी। हाँ, आपसे अगर जज साहब कहते हैं कि ये सीनियर वकील हैं आप, अगर आपसे जज साहब कहते हैं कि इसके ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है, अगर आपसे जज साहब पूछते हैं, जुडिशियल ऑफिसर पूछता है, फिर आप वहां पर बता सकते हैं। अब हमने लीगल एथिक्स का जो चौथा पार्ट है वो हमने देखना है। बेसिकली वकील साहब का क्या कंडक्ट होना चाहिए जनरल पब्लिक की तरफ, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये 168 से शुरू होता है और 175 तक जाता है। टोटल 8 रूल्स हैं। ये रूल्स क्या कहते हैं अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 168 बेसिकली आपको क्या कहता है कि आपने किसी भी इस किस्म का केस आपने ले लेना। बेसिकली ये एक ड्यूटी इंपोज की जा रही है वकील साहब के ऊपर कि आपने कोई भी केस ऐसा नहीं लेना जिसके अंदर आपको पता हो कि ये जो प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के अंदर मैं पेश हो रहा हूँ ये क्या कर रहा है, किसी को हैरेस करने के लिए या डिले करने के लिए मैटर को आपको वहाँ पर एम्प्लॉय किया जा रहा है, आपको वहाँ पर वकील के तौर के ऊपर आपको कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर पेश हों। तो अगर आपको पता चले कि उन्होंने क्या कर रहे हैं, टाइम ज़ाया करना है अदालत का और उनकी कोशिश होती है, अगर आप सिविल केसेस के अंदर बाज़ औक़ात आप देखते हैं तो वो जानबूझ के वकीलों के पास डिलेइंग टैक्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो 5 साल 10 साल सिविल केसेस तो इवन कि आप देखें 20-20 साल तक चलते हैं। अगर किसी ने किसी का प्रॉपर्टी के अंदर हक मारा हुआ है और वो वकील साहब को वहाँ पर एम्प्लॉय करते हैं, आप कहते हैं कि आप इस केस के अंदर पेश हों और इस केस को लंबा खींचें, तो इसके अंदर जो वहाँ पर मजलूम शख्स है उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी और उसके हक की तलाफी होगी। इस वजह से आपने इस किस्म का किसी केस के अंदर आपने पेश नहीं होना। रूल नंबर 169 अब हमारे सामने मौजूद है। रूल नंबर 169 आपको क्या कहता है कि जो एडवर्स पार्टी हो उसको आपने किस तरह से ट्रीट करना है, फेयरनेस के साथ आपने उसको ट्रीट करना है। बेसिकली चाहे वो एडवर्स पार्टी हो या उसके साथ एडवर्स कौंसल हो, जो भी वहां पर आता है तो आपने उसको फेयरनेस के साथ और ड्यू कंसीडरेशन के साथ आपने उसके साथ पेश आना है, तमीज़ के साथ उससे बात करनी है। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो डिसेंसी के साथ आपने उससे क्वेश्चन करने हैं, लीडिंग क्वेश्चन भी अगर आपने पूछने हैं तो इस तरह के आप क्वेश्चन उससे पूछेंगे जिससे उसकी इज्जत के अंदर कमी ना हो और इज्जत देनी है आपने बेसिकली उसे। रूल नंबर 170 हमारे सामने मौजूद है, ये सिमिलर है तकरीबन 168 के साथ। तो ये क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई इस तरह के केसेस आते हैं जो कि फॉल्स हों, गलत केसेस हों, जिसके अंदर आपको पता हो कि ये जो काम किया जा रहा है ये किसी की हक तलफी की जा रही है, ऑपरेशन किया जा रहा है, गलत काम किया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए केस किया जा रहा है ताकि किसी को हैरेस किया जाए, इंजर किया जाए, तो इस तरह के केसेस अगर आपके पास कोई लेकर भी आता है तो आपने इस तरह के केसेस नहीं लेने और इस तरह के केसेस को आपने अवॉइड करना है। 171 के अंदर क्या कहता है, आप अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, अदालत के अंदर आपके पास कोई भी आ सकता है, आपके पास केस लेकर आ सकता है। जरूरी नहीं है जो भी आपके पास केस लेकर आ रहा है कि हर वो शख्स जो आपके पास केस लेकर आ रहा है कि आप मेरे वकील बन जाएं, मैं आपका क्लाइंट बन जाता हूं, तो वकील के लिए जरूरी नहीं है कि हर शख्स की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले, उसका वकील बनने के लिए तैयार हो जाए। वो देखे कि उसकी मोरालिटी इस बारे में क्या कहती है, केस इस बारे में क्या कहता है, वो भी केस लड़ सकता है नहीं लड़ सकता। अगर लड़ेगा तो काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिसको देखने के बाद वकील जो है वो केस लेता है। तो ये उसके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अगर आकर उसको बताता है कि मेरे केस के फैक्ट्स ये हैं और आपको ये लड़ना है। अगर वो ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि आपसे किसी वकील ने या किसी पार्टी ने आपके साथ आकर फैक्ट्स बताए, फैक्ट्स बताने के बाद आपको लगता है कि ये आप केस नहीं लड़ सकते तो आप उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या आप कहते हैं मैं ये केस नहीं लड़ूंगा। मगर पार्टी को ये लगता है क्योंकि हमने अब इसको फैक्ट्स
बता दिया, अब ये फैक्ट्स किसी और के साथ डिस्कस कर सकता है, लिहाजा इसी को ये केस लड़ना चाहिए। तो इस तरह की बात नहीं होती। वकील साहब उनको मुतमईन कर सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं ये आपका किन रीजंस की बुनियाद के ऊपर आपका केस नहीं लड़ रहा। अगर आप किसी और के पास जाना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं। एक और ड्यूटी यहाँ पर इंपोज की गई है बेसिकली, अगर ये बेसिकली हम लोग ड्यूटी जो पढ़ रहे हैं वो जनरल पब्लिक जो केसेस लेकर आती है वकील साहब के पास, तो वकील साहब ने वहाँ पर देखना है कि केसेस किस नेचर के हैं। अगर कोई इस तरह का केस आपके पास लेकर आ रहा है जिसके अंदर लॉ की वायलेशन या लॉ को डिसलॉयलिटी के बारे में आपको कहा जाता है, तो आपने ना उसको सर्विस देनी है ना एडवाइस देनी है। इस तरह के किसी भी केस के अंदर जिसके अंदर इन्वॉल्व हो रही हो डिसलॉयलिटी टू द लॉ या उसकी वायलेशन हो रही हो, जिसके अंदर क्लाइंट आपका चाह रहा हो ये काम करना, तो आपने उसको इस किस्म की कोई भी सर्विस नहीं देनी और उसको मना कर देना। रूल नंबर 173 बेसिकली आपको क्या कह रहा है कि अगर आप किसी जगह पर जाते हैं, किसी बोर्ड के अंदर जाते हैं, किसी भी आप पब्लिक ऑफिस के अंदर जाते हैं, किसी कमेटी के अंदर जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि आप इस वक्त जो है एडवोकेट के तौर के ऊपर प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर इस क्लाइंट को आप वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसका ये वाला इंटरेस्ट है जिसके लिए मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कॉर्पोरेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको नोटिस आ जाते हैं FBR की तरफ से, तो आपने FBR का जो कमिश्नर होता है उसके सामने पेश होना होता है। RPO के अंदर रीजनल प्रोविंशियल ऑफिस होता है उसके अंदर आप जाते हैं और वहाँ पर आप बताते हैं कि मैं इस क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके ये वाले इंटरेस्ट हैं जिसको मैं जिसकी वायलेशन हो रही है और मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। अगर आप उसको बता देंगे कि आप किस कैपेसिटी के अंदर वहाँ पर प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर आप वहाँ पर बात करेंगे तो आपसे वो किसी और अंदाज में बात करेगा। इसी तरह के सिमिलर किसी और किस्म की अगर कमेटी के सामने आप पेश होते हैं, आप अपना वहाँ पर जो है अपना वहाँ पर वो नहीं कराते, इंट्रोडक्शन नहीं कराते, तो वो आपके साथ बदतमीज़ी भी कर सकते हैं। इसलिए ये जनरल प्रैक्टिस है और ये आपको लीगल एथिक्स आपको कहते हैं कि आपने वहाँ पर डिस्क्लोजर करना है कि आप वकील के तौर के ऊपर इस पार्टी को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमारे सामने मौजूद है रूल नंबर 174। रूल नंबर 174 बेसिकली क्या कहता है कि कोई भी ऐसा केस जो कि आपने प्रीवियसली जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर आपने उसको देखा हो या सुना हो, तो आप उस केस के अंदर दोबारा एज अ वकील बनकर वहां पर पेश नहीं हो सकते। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि हर जुडिशरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो हर साल डिफरेंट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है और देखा जाता है कि अगर 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के ऊपर होता है उसके बाद उनको जो है परमानेंट किया जाता है। तो अगर उस साल के अंदर जो है उन्होंने जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर कोई इस किस्म का केस देखा है, या इस तरह से भी हो सकता है कि कोई जज साहब जो है वो वहाँ पर जो है जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर वहाँ पर बैठते हों और उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन देकर जो है वो वकील साहब के तौर के ऊपर वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू कर दी है बार के अंदर। तो वहाँ पर क्लाइंट को पता चले कि ये पहले जज था, अब वकील बनकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसी के पास केस लेके जाता हूँ क्योंकि इसने तो केस पढ़ा होगा, इसको पता होगा। तो जिस केस के अंदर उसने जुडिशियल कैपेसिटी के अंदर पहले एक्ट कर चुका है, पहले वो सुन चुका है, तो इस तरह के किसी भी केस के अंदर उसने वहाँ पर पेश नहीं होना और इस तरह के किसी भी केस के अंदर अपनी इंप्लॉयमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी। रूल नंबर 174A 174B बेसिकली ये सब रूल्स हैं 174 के। ये आपको क्या कहते हैं? बेसिकली आपको कहते हैं कोई भी वकील अगर है उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसे अपनी प्रीवियस डेजिग्नेशन या पोस्ट जैसा कि रिटायर जस्टिस, रिटायर जज, एक्स जज, रिटायर जनरल या रिटायर एक्स अटॉर्नी जनरल, तो इस तरह के जो प्रीफिक्सेस हैं वो आपने अपने नाम के साथ अपने जो वहाँ पर बेसिकली आप बोर्ड बनवाते हैं या अपने जो कार्ड्स बनवाते हैं उस तरह के आपने ये जो अपने प्रीवियस डेजिग्नेशंस होते हैं वो आप मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर इंसाफ का जो तकाजा है वो पूरा नहीं होता। इसके अंदर अब बाकी जो लॉयर्स वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके राइट्स की भी यहाँ पर वायलेशन हो सकती है, आपको ज़्यादा केसेस मिल सकते हैं या किसी भी किस्म की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इस चीज़ को रोकने के लिए प्रीवियस डेजिग्नेशन आपने यहाँ पर मेंशन नहीं करना। रूल नंबर 174 भी अब हमारे सामने मौजूद है। 174 भी बेसिकली आपको कहता है कि जो बोर्ड का साइज है आपके ऑफिस का ऑफिशियल वो क्या होना चाहिए। ये बेसिकली 1.5x2 का ये साइज होता है। अगर आप कचहरी के अंदर जाकर देखते हैं तो इसकी सरासर इसकी वायलेशन हो रही है और वहाँ पर जो इसके साइजेस वगैरह हैं वो काफ़ी बड़े इसके साइज़ वहाँ पर लगाए गए होते हैं। तो आपको ऑफिशियली जो असाइन किया गया है या आपको बताया गया है 1.5x2 का बोर्ड आप वहाँ पर लगा सकते हैं। अब हमारे सामने मौजूद है रूल नंबर 175। रूल नंबर 175 बेसिकली बता रहा है कि लॉयर्स कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके अंदर उसने कहा है कि किसी भी किस्म का आप और प्रोफेशन ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आप किसी एक्टिव पार्टनर के तौर के ऊपर किसी बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं या आप एक्टिव पार्टनर नहीं भी हैं तो भी आप किसी बिजनेस को आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप सैलरीड पर्सन के तौर के ऊपर, सर्वेंट के तौर के ऊपर, प्राइवेट या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर के तौर के ऊपर आप लोग काम नहीं कर सकते। अगर आप इस रूल की वायलेशन करते
करते हैं, जो कि 175 सब रूल 1 है, अगर आप इसकी वायलेशन करते हैं तो आपके ऊपर रूल नंबर 108O के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैनन्स ऑफ लीगल एथिक्स का रूल नंबर 108 जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई के अंदर क्या होगा कि आपको प्रोफेशनल कंडक्ट के तहत, मिसकंडक्ट के तहत आपके खिलाफ जो है केस बनाया जाएगा और आपका नाम जो रोल ऑफ एडवोकेट्स है उसके अंदर से आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। रूल नंबर 175A, अब हम इसको देखते हैं ये क्या कहता है। रूल नंबर 175 ये कहता है कि जो प्रोफेशनल कंडक्ट के बारे में आपको बताया गया, अभी जो आपने चैप्टर 12 जो सारा आपने डिस्कस किया है, आपने सारा पढ़ा है, जो कि रूल टोटल 42 रूल्स बनते हैं, अगर आप इसकी नॉन ऑब्जर्वेंस करते हैं, आप उसको ऑब्जर्व नहीं करते, उसकी वायलेशन करते हैं, तो आपके खिलाफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का डिसिप्लिनरी एक्शन आपके खिलाफ लिया जाएगा, आपके खिलाफ केस बनाया जाएगा। केस बनाने के बाद आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। रूल नंबर 175B ये भी उसी से सिमिलर केस है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये लफ्ज आपने अपने सामने याद रखना है। अगर आप पास पेपर देखेंगे तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आए होंगे। तो ये 175B बेसिकली क्या कहता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल के किसी भी डिसीजन की अगर आप नॉन ऑब्जर्वेंस करते हैं, उसको वायलेट करते हैं, उसको नहीं मानते, तो आपके खिलाफ, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो बार काउंसिल हो, मेंबर हो और कोई भी इंडिविजुअल वकील के तौर के ऊपर हो, अगर वो इस तरह का करता है, कोई उसके डिसीजंस को नहीं मानता, तो उसके खिलाफ ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तौर के ऊपर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसका नाम रोल ऑफ एडवोकेट से भी रिमूव किया जाता है। या कोई भी एक्शन उसके खिलाफ, उसका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। कोई भी एक्शन जो है वो वहाँ पर पाकिस्तान बार काउंसिल आपके खिलाफ ले सकती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने लीगल एथिक्स के टोटल 42 रूल्स को हमने देखा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने लीगल एथिक्स का कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिस्कस किया है। इसके 42 रूल्स जो है हमने डिस्कस किए हैं, उसके अंदर किस नेचर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है, उसकी हमने बेरक यहाँ पर रीड किया, उसके सारे रूल्स को हमने डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपका जो लीगल एथिक्स का चैप्टर है या ये जो सब्जेक्ट है 10 मार्क्स का, आपका ये कवर हुआ होगा। इस हवाले से अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन होगा तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर आपके सामने मेंशन हो रहा होगा तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।